हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान की भूगोल के अंदर हमने पढ़ लिया था राजस्थान का स्थिति और राजस्थान का परिचय, राजस्थान का विस्तार। और फिर हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान की भौतिक प्रदेश, यानी राजस्थान को किस प्रकार भौतिक प्रदेशों के आधार पर बांटा गया है। तो हमने पढ़ा था कल कि राजस्थान का मरुस्थल विभाग, फिर हमने पढ़ा था राजस्थान का अरावली प्रदेश, और आज हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, राजस्थान का मैदान। क्या पढ़ना है? राजस्थान के मैदान। अब देखो राजस्थान के जो मैदान है बेटा वो पूर्वी दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में, इसलिए राजस्थान के क्या हो गए? पूर्वी मैदान। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान क्या होते हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदान कौन कौन से हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास जब छोड़ी थी तब क्या बताया था? अरावली प्रदेश बताया था। और अरावली से जस्ट नीचे वाला भाग क्या आपका पूरा मैदानी प्रदेश है। देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाना चाहता हूं, देखना आप। ये देखना, राजस्थान का मैं थोड़ा सा क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ एक, आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अपना राजस्थान है। अब देखो राजस्थान के अंदर हमने ये पढ़ा था कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है होता है आपका थार। इसको क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। फिर हमने पढ़ा था कि झुंझुनू खेतड़ी से लेके सिरोही खेड़ब्रह्मा तक, खेड़ब्रह्मा सिरोही तक क्या है? अपनी अरावली पर्वतमाला है। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सा प्रदेश आपका? अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है बेटा? अरावली प्रदेश। अब देखो, एक नंबर आपका थार का मरुस्थल हो गया, दो नंबर आपका अरावली प्रदेश हो गया। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, और इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि जो अरावली पर्वतमाला है बेटा वो आपकी कहां से कहां तक फैली हुई है? हाँ, वो फैली हुई आपकी सिरोही खेड़ब्रह्मा से लेके और आपकी झुंझुनू यानी खेतड़ी तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो अब देखो, ये जो पूर्वी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है भाई। ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा के अंदर, पूर्वी दिशा के अंदर यहाँ पे कुछ नदियां हैं। कुछ क्या है? नदियां। और मुख्य रूप से 4 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? मुख्य रूप से 4 नदियां हैं। देखना, मुख्य रूप से 4 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहली नदी आपकी चंबल नदी, ठीक है बेटा। दूसरी आपकी इधर से आती है, वो कौन सी नदी आती है? ये आपकी आती है माही नदी। राजसमंद से निकलती है कौन सी नदी? आपकी बनास नदी। और एक उत्तर जो राजस्थान है, और उत्तर राजस्थान के अंदर एक नदी आती है बाणगंगा नदी। देखो कौन कौन सी नदी है, रिवाइज करेंगे। चंबल नदी, ठीक है, माही नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमेशा मैदान कौन बनाती है? नदियां ही बनाती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सी नदियां बनाएंगी? ये 4 नदियां बनाएगी। अब मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज में लूंगा जिसका नाम है बेसिन। क्या नाम लूंगा मैं? बेसिन। बेटा बेसिन क्या होता है? नदी बेसिन क्या होता है कि नदी प्लस उसकी सहायक नदी, नदी और उसकी सहायक नदी, उसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। समझ में आया मेरा बात? जैसे ये माही नदी है, इस माही नदी की उदयपुर से एक सहायक नदी आती है सोम नदी। अब सोम नदी और माही नदी जिस एरिया को कवर करेंगी बहते हुए, वो एरिया क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। वो कौन सी नदी का बेसिन हो जाएगा? माही नदी का बेसिन हो जाएगा। ये सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कहाँ पे? अपवाद तंत्र में। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिन क्या होता है। नदी और उसकी सहायक नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका बेसिन कहलाता है। अब देखो हमने यहाँ पे बात की कि बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी और माही नदी ये क्या करती हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदान का क्या करती है? निर्माण करती है। तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदान का फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी नदियों का बहाव क्षेत्र करेगा?
चंबल, बाणगंगा, बनास और माही। अब बताओ ये नदियां हैं, इनका क्या होगा, सहायक नदियां भी होंगी इनकी, तो इनकी सहायक नदियों का भाव क्षेत्र क्या हो जाएगा, बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियों का बेसिन चंबल बेसिन। तो बेटा जो पूर्वी मैदान है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरी हमने पढ़ी कौन सी नदी, माही नदी, तो माही बेसिन, ठीक है। तीसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, बनास, तो बनास बेसिन। चौथी हम पढ़ रहे हैं कौन सी, बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। कहने का मतलब चंबल और उसकी सहायक नदियों से जो भाव क्षेत्र बनेगा वो चंबल बेसिन, माही और उसकी सहायक नदियों से जो भाव क्षेत्र बनेगा उसको माही बेसिन, बनास और उसकी सहायक नदी से जो बेसिन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बनास बेसिन, और बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों से जो क्या बनेगा उसको क्या बोल दोगे आप, बाणगंगा बेसिन। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आगो, जोर को आगो, ठीक है, जोर को आगो। तो फिर आगे देखो, यही नदियों का बेसिन किसका निर्माण करता है, मैदान का निर्माण करता है, और उस मैदान को ही क्या बोलते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदान। क्या बोलते हैं बेटा, राजस्थान के पूर्वी मैदान। यानी कि राजस्थान के पूर्वी मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कितनी नदियों का माना गया है बेटा, 4 नदियों का माना गया है, जो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, चंबल नदी है, माही नदी है, बनास नदी है, और अपना बाणगंगा नदी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी नदी कहां से बहती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे चंबल बेसिन, सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे आप, चंबल बेसिन। देख लो, चंबल बेसिन मतलब चंबल नदी, और आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी कहां से निकलती है, बस यही टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे आप, चंबल बेसिन। सबसे पहली हेडिंग चंबल बेसिन। अब देखो चंबल बेसिन, चंबल नदी ये बेटा कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कहां से निकलती है, क्योंकि हम कहां पढ़ेंगे इसको, अपवा तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एमपी से निकलती है और प्रवेश करती है किससे, ये चित्तौड़गढ़ से। किससे प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है किससे, ये चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से फिर बेटा ये जाती है कहां पे, बूंदी में। फिर कहां जाती है ये, कोटा में। फिर कहां जाती है, सवाई माधोपुर। तो देखो ये कितने जिलों में से निकलती है चंबल नदी, 6 जिलों में से निकलती है। याद कैसे करोगे इसको, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। तो प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से कितने जिलों में, च के बाद में बेटा क्या आता है, 6, च से चम्मच, 6 से सत्ता, च से चम्मच, 6 से सत्ता। तो 6 का मतलब 6 जिलों में से, कितने जिलों में से, 6 जिलों में से ये आपकी निकलती है, ठीक है। अब देखो राजस्थान का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ, एक बार नॉर्मली बना लेते हैं हम। देखो प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, प्रवेश किससे करती है, चित्तौड़गढ़ से। इधर वाला थोड़ा सा एक अच्छा सा बना देते हैं। प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, ये प्रवेश किया इसने, ऐसे जाती है ये कहां पर, ऊपर बूंदी, नीचे कोटा। प्रवेश किया कहां से, चित्तौड़गढ़ से, प्रवेश किया चित्तौड़गढ़ से। सीमा बनाती है राजस्थान और एमपी की, राजस्थान और एमपी की सीमा बनाते हुए कहां पे जाती है, ये धौलपुर तक जाती है। कहां तक जाती है सर, धौलपुर तक जाती है। कहां तक जाती है, धौलपुर तक जाती है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, कौन सा, सवाई माधोपुर। उसके बाद में आपका क्या जाएगा, करौली। क्या जाएगा, करौली। 1 2 3 4 5 और 6 जिलों में से आपकी चंबल नदी निकलती है। जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चंबल, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चंबल। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए कहां पे जाती है, 6 जिलों में से जाती है। 6 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में क्या आता है, 6 आता है। तो 6 जिलों में से निकलती है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अरे याद हो जाएगा ना, बिल्कुल सर याद हो जाएगा, जोर हो। अब देखो आगे क्या होता है, अगर हम बात करें बूंदी और धौलपुर, करौली तक के क्षेत्र को, इन क्षेत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं। और चंबल नदी की विशेष बात यही होती है बेटा कि गहरे खड्डे क्या बनाती है, जिनको क्या बोला जाता है, बीहड़। क्या बोला जाता है,
बीहड़ बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है? बीहड़ बोला जाता है। मैंने पारिभाषिक शब्दावली में भी बोला था, बीहड़ क्या होते हैं? चंबल नदी के, चंबल के कटाव क्षेत्र क्या होते हैं? चंबल के कटाव क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। अरे समझ में आई क्या बात? ओ गुरुजी आ गई, जोर की समझ में आ गई। अब देखो बेटा, हैं संत महात्मा को नीरज चंबल के डाकू से हैं, तो डाकुओं की शरण स्थली है क्या बेटा? ये डाकुओं की शरण स्थली है। डाकू की क्या है? शरण स्थली है। बहुत सारे डाकू होते थे यहाँ पे। चंबल के डाकू फेमस है ना? अरे गाना नहीं है क्या? अरे संत महात्मा को नीरज चंबल के डाकू से, तो वो ही चंबल के डाकू हैं ये। तो चंबल के डाकुओं के लिए क्या ये फेमस है? चंबल के डाकुओं की शरण स्थली कौन सी है? बीहड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है बेटा? बीहड़ क्षेत्र। ये डाकू क्या करते थे? चोरी कर लेते थे, लूटपाट कर लेते थे, और लूटपाट करके कहाँ चले जाते थे? बीहड़ क्षेत्रों में चले जाते थे। पहले पुलिस वालों के पास इतना साधन नहीं होता था भाई, है ना? चोरी कर लेते थे, और पहले ही क्या करते थे? इसी चक्कर में बचने के लिए, इसी चक्कर से बचने के लिए क्या होता था? इसी चक्कर से बचने के लिए पहले जो दूल्हे राजा होते थे वो क्या लेके जाते थे? तलवार लेके जाते थे। और आजकल तो तलवार क्या कहाँ तक सीमित हो गई? दूल्हे तक ही सीमित हो गई। इतनी सी लेके जाए तलवार, और बिन के बोल दी कटार, क्या बोली? बिन कटार। तो ये तलवार वाला सिस्टम वहीं से चालू है कि डाकुओं से बचने के लिए तलवार लेके जाया करते थे। तो ये वहीं से चालू हुआ सिस्टम, है ना? तो चंबल के डाकुओं के लिए फेमस है बीहड़ क्षेत्र, चंबल का कटाव क्षेत्र कहलाता है। अब बताओ, डाकुआ अगर थे मारोगा तो के चाहिए था? डांग चाहिए। के चाहिए? डांग चाहिए। तो चंबल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डांग क्षेत्र बोला जाता है। तो चंबल बेसिन को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम डांग क्षेत्र। चंबल बेसिन का दूसरा नाम डांग क्षेत्र। गुरुजी समझ में आगोगे? ठीक है। मरुस्थल क्षेत्र में हमने पढ़ा था लाठी सिरिंज। क्या पढ़ा था बेटा? लाठी सिरिंज। तो अपना राजस्थान लाठी और डांग के बीच में है। किसके बीच में है? लाठी और डांग के बीच में फैला हुआ है। उधर मरुस्थल, इधर चंबल, उधर मरुस्थल, इधर चंबल। समझ में आई मेरी बात? हो गुरुजी समझ में आ गया। चंबल के डाकू समझ में आगे सर। डाकुओं की शरण स्थली बीहड़। डांग क्षेत्र इसको क्या बोला जाता है? उपनाम है इसका। क्या है इसका? उपनाम है। चंबल बेसिन के अंदर आप इतना ही याद रख लेंगे, पर्याप्त है। बाकी हम कहाँ पढ़ेंगे चंबल के बारे में अच्छे से? राजस्थान के पोतंत्र वाले टॉपिक के अंदर अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? गुरुजी आगे समझ में जोर की आगे। आगलो पढ़ो थे, तो आगलो देखो बेटा कौन सी है नदी? अपनी माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी क्या होता है? माही नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है? कहां से ये क्या निकलती है? माही नदी का क्या और नाम भी है कोई? ठीक है, देखो माही नदी, और माही नदी क्या बेसिन बनाएगी? माही बेसिन। कौन सा बेसिन बनाएगी? माही बेसिन। बेटा माही नदी निकलती है वो एमपी से ही निकलती है, लेकिन वो प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? प्रतापगढ़। अरे समझ में आएगी क्या मेरी बात? कितने जिलों में? 4 में। 1 2 3 4। आजा माहिया। अरे वही माही नदी है, आजा माहिया वे। अब देखो कैसे प्रवेश करती है और कैसे इसका क्या है क्षेत्र है वो देखना बेटा। ये राजस्थान के कहां से प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करेगी? ये देखना, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ से होते हुए उदयपुर डूंगरपुर से वापस आ जाती है। देखो यहां से रेखा निकलती है कौन सी? अरे कौन सी रेखा निकलती है? मैंने बताया था आपको, करक रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? करक रेखा निकलती है। तो माही नदी करक रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। यही तो मैंने बताया था। अरे यही तो मैंने बताया था कि माही नदी है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। देखो इसके कट्ठों पे देखो ऐसे आता है, ऐसे इन जो माही नदी के जो कट है ना, कंठ, इन कंठ पे एक जिला बसा हुआ है जिसका नाम है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? कठल प्रदेश बोलते हैं। प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? कठल प्रदेश बोलते हैं। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? अरे आ गई क्या समझ में? बिल्कुल आ गई गुरुजी, समझ में जोर की आ गई। ठीक है, आगे देखो
आगे देखना आप, देखो आप लिखेंगे, आप देखेंगे कि जो बांसवाड़ा क्षेत्र से प्रवेश करती है, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर में इसकी सहायक नदी आती है सोम। कौन सी नदी आती है? सोम। एक नदी आती है गंभीरी, तो गंभीरी, सोम और आपकी ये नदी, इनके तीनों के घाट पे कौन सा महल बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना हुआ बेटा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल आ रही है मुझे। तो उदयपुर से इसकी सहायक नदी आती है कौन सी? सोम। अरे इज दैट क्लियर? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। प्रतापगढ़ का क्या नाम है? कटल प्रदेश। प्रतापगढ़ का कौन सा नाम है? कटल प्रदेश। तो माही नदी के जो बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटल प्रदेश बोला जाता है। पर ठीक है, अब देखो इसको नोट करेंगे हम, कैसे नोट करेंगे वो हम देखते हैं। देखो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को? तो लिख लेना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, दोबारा भी लिख लेना। प्रतापगढ़ का पुराना नाम, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, बहुत सारे नाम है। प्राचीन नाम क्या है इसका? काठल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है बेटा? काठल प्रदेश। अब देखो स्कंद पुराण में भी इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण में भी इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और स्कंद पुराण में इसको क्या बोलते हैं? कुमारी खंड। क्या बोलते हैं बेटा? कुमारी खंड। माही नदी का क्षेत्र, बहुत सारे वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते होंगे, और जीव जंतु में मुख्यतः पाए जाते थे क्या? बाघ। इसको बोलते हैं व्याघ्र घाट। क्या बोलते हैं? व्याघ्र घाट। बहुत सारा ही क्या यहाँ पे गुप्त स्थान है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? गुप्त प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? खड्डे के अंदर, इसलिए गुप्त प्रदेश। के बाद में देखो ये क्या है? यहाँ पे क्या है भाई? नीचे नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं? पाताल प्रदेश। क्या बोलते हैं? पाताल प्रदेश। अब देखो चालुक्य वंश का बेटा यहाँ पे शासन हुआ करता था। चालुक्य वंश का क्या होता था? यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं लाट प्रदेश। उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? लाट प्रदेश। तो आप याद रख लेंगे, बांसवाड़ा सॉरी प्रतापगढ़ का पुराना नाम कटल प्रदेश इंपोर्टेंट है, कुमारी खंड इंपोर्टेंट है, लाट प्रदेश इंपोर्टेंट है भाई। ये सारे क्या है? कुमारी खंड है, लाट प्रदेश है, कटल प्रदेश है। कर्क रेखा इसको कितने बार काटती है? माही नदी को 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर याद रखोगे, माही बेसिन के अंदर याद रखोगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगला हम देखते हैं। सर अगला बताओ, ये तो बात समझ में आ गई हमारी। तो हमारी अगर बात समझ में आ गई तो अगली बेसिन अपनी बनास बेसिन। तीसरी हेडिंग क्या लगाएंगे आप? बनास बेसिन। तीसरी हेडिंग क्या लगाएंगे? बनास बेसिन। देखो तीसरी हेडिंग है बनास बेसिन। तीसरी नदी कौन सी है आपकी? बनास नदी। बेटा बनास नदी निकलती है राजसमंद से। कहां से निकलती है? राजसमंद से होते हुए कहां पे आती है? ये अपने उदयपुर आती है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से टोंक, और टोंक से कहां जाती है? सवाई माधोपुर। कहां जाती है? सवाई माधोपुर जाती है। तो आप याद रख लेंगे, राजसमंद से जाएगी उदयपुर, उदयपुर से जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ से जाती है ये शाहपुरा, शाहपुरा से जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाती है ये कहां पे? टोंक, और टोंक से जाती है सवाई माधोपुर। हमने देखा था चंबल चय से शुरू होती है चित्तौड़गढ़ से, ये सह पे खत्म होती है सवाई माधोपुर पे। सह से खत्म होती है सवाई माधोपुर पे। राजसमंद, समंद, सह से सह और सह से सह इसमें आ रहा है, तो राजसमंद से स्टार्ट होती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा। देख ये वाला क्षेत्र शाहपुरा के अंदर एक जगह, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है मालपुरा। कौन सी जगह है? मालपुरा। और टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है? करौली। कौन सा क्षेत्र आता है बेटा? करौली। तो मालपुरा करौली का तो एक मैदान बना दिया अलग, तो इनको तो हम अलग बना देंगे। और इधर राजसमंद उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवाड़। ये कौन सा मैदान हो गया? मेवाड़ मैदान। समझ में आ गई मेरी बात? तो बनास नदी के मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला कौन सा? मेवाड़ का मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? मालपुरा करौली मैदान।
इंपोर्टेंट है बेटा, मालपुरा करौली मैदान कौन सी नदी निर्माण करती है? आप बता देंगे बनास नदी निर्माण करती है। समझ में आई मेरी बात? अरे समझ में आई क्या? चलो भाई समझ में आ गई तो फिर हम लास्ट अपना देखते हैं। देखो लास्ट अपना देखते हैं चौथा, बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन देखो आजकल ये नाम की नदी रह चुकी है, किताबों में नदी रह चुकी है, बाकी ये नदी नहीं है, आज विलुप्त हो चुकी है। कहाँ पे है ये? जयपुर में। कहाँ पे है बेटा? जयपुर में। जयपुर में इसको बोलते हैं अमानिसा का नाला। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ जयपुर, अमानिसा का नाला बोलते हैं बाणगंगा नदी को। जयपुर से निकलती है बेटा टोंक। कहाँ निकलती है? टोंक। टोंक से निकलती है कहाँ पे? ये निकलती है आपकी दीघ। दीघ से ये निकलती है भरतपुर। समझ गए मेरी बात को? जयपुर टोंक, जयपुर टोंक दीघ भरतपुर, जयपुर टोंक दीघ भरतपुर। सॉरी 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 सॉरी, टोंक नहीं जाएगी ना बेटा, टोंक तो वो जाएगी, ये जाएगी दौसा। कहाँ जाएगी? दौसा, ये याद रखना। जयपुर से निकलती है दौसा, दौसा से डीग, डीग से भरतपुर या भरतपुर डीग, ये दोनों आप इंटरचेंज कर लेना। तो बाणगंगा बेसिन आजकल इसको क्या बोलते हैं जयपुर में? अमानिसा का नाला। क्या बोलते हैं? याद रख लेना, अमानिसा का नाला। कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? लाइफ लाइन ऑफ जयपुर कौन है? बाणगंगा नदी। लाइफ लाइन ऑफ जयपुर क्या है? बाणगंगा नदी। समझ में आई मेरी बात? इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बाणगंगा बेसिन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मुर्जी आगे जोर की समझ में आगे मारे। बनास नदी का बहाव क्षेत्र मेवाड़ का मैदान, मालपुरा मैदान दो भागों में बांटा गया है। बाणगंगा नदी जयपुर दौसा डीग भरतपुर, जयपुर दौसा डीग भरतपुर, इन क्षेत्रों में से ही बाणगंगा निकलती है। बाणगंगा नदी नाम क्यों पड़ा? अरे क्यों पड़ा? जयपुर का पुराना नाम क्या है? अरे विराटनगर। अज्ञातवास कहाँ बिताया था कौरवों ने? अरे सॉरी पांडवों ने। पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया था? विराटनगर। कहाँ बिताया था बेटा? विराटनगर। और विराटनगर में ही जब राजा विराट के ऊपर आक्रमण होता है तो अर्जुन अपने छुपाए हुए क्या होता है धनुष धनों को वापस काम में लेता है, पीपल के पेड़ से उतारता है और क्या करता है? गंगा मैया को क्या करता है? स्मृत करके और एक बाण मारता है और एक नदी निकालता है और उस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? बाण से निकाली हुई गंगा, बाणगंगा नदी। अरे समझ में आ गई क्या बात? तो बाणगंगा नदी का नाम क्यों पड़ा? समझ में आया? अर्जुन के तीर से निकली हुई क्या है? ये नदी है। तो बेटा आज हमने राजस्थान के पूर्वी मैदानों का भी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब अपना लास्ट एक भौतिक प्रदेश बचा है हाड़ौती का पठार, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मिलते हैं नई क्लास के साथ इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खम्मा गणी। जय जय राजस्थान, जय जय भारत।